हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक कंप्लीट रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं। ये आपके सामने मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ है। पहले मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये काम करता है, और उसके बाद फिर हम इसको कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, ये मैंने एक रिज़ल्ट शीट बना रखी है यहाँ पे, और इसमें मैंने कुछ डमी डेटा डाला हुआ है, और यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शंस एंड फार्मूलाज वगैरह लगाए हुए हैं, जिसके साथ ही सारे का सारा ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और सारे जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज वगैरह, और उसका स्टेटस यानी स्टूडेंट पास है या फेल है, और उसका ग्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती हैं। इवन कि ये जो फेल सब्जेक्ट्स के नेम हैं, जस्ट लाइक ये एक स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में फ़ेल है, ये भी खुद ब खुद ही यहाँ पे अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होगा तो खुद ही यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ मैंने रिज़ल्ट कार्ड भी बनाया हुआ है। ये देखें, रिज़ल्ट कार्ड शीट पे आए तो यहाँ पे देखें, रोल नंबर आपने सेलेक्ट करना है। जोन सा भी आप रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट कार्ड खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, और उसका जो भी स्टेटस होगा, पास, फेल और पोजीशन वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने एक रिज़ल्ट शीट बनाई हुई है, और इस रिज़ल्ट शीट में मैंने डमी डेटा डाला हुआ है। सो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी मैंने फंक्शनैलिटीज़ इसमें ऐड की हुई हैं। ये वाला डेटा जो है, ये रोल नंबर, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और फादर नेम, CNSE और बे फॉर्म वगैरह, क्लास, ये तो आप खुद डालेंगे, और इसी तरह से सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी आप खुद ही डालेंगे। लेकिन फेल्ड सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे कि कौन से कितने सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुका है, और यहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स के नेम आएंगे। अगर तो कोई किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हुआ होगा, तो उसका जो सब्जेक्ट जिसमें फेल हुआ है उसका नाम आ जाएगा, और अगर वो सब में किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा पास इन ऑल सब्जेक्ट्स। इस तरह से ये टोटल मार्क्स हैं। हमने ज्यूम किया है हर सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, तो उस हिसाब से 6 सब्जेक्ट्स थे, तो ये टोटल हुए हमारे 600। और 10 मार्क्स आ गए, यहाँ पे परसेंटेज आ गई, और उसके साथ स्टेटस आ गया कि स्टूडेंट पास है या फेल है। फिर ग्रेड में हमने ग्रेड कैलकुलेट कर लिया। टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया है कि पहले से ही बना के रख लिया था। सो अगर मैं इसको नए सिरे से फॉर्मेट करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी में से आपको जो फार्मूलाज हैं वो दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फेल सब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए हमें क्या करना है कि मैं जो पहले इसमें फंक्शन लगा मैं वो रिमूव कर देता हूँ, और दोबारा से आपको ये सारा करके दिखाता हूँ। मुझे लिखना है यहाँ पे, दरअसल चेक करना है कि स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट जस्ट लाइक ये अली है, ये कितने सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है। तो हमें उसके लिए जो भी हमारा पासिंग क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए। सो मैं 40 एज्यूम कर रहा हूँ कि 40 वाला पास होता है, 40 मार्क्स वाला। सो मैं कहूँगा इक्वल, और हमारे पास काउंट इफ का फार्मूला होता है जिसमें हम कंडीशनली काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू करूँगा, और इसमें मुझे रेंज बता देनी है कि कौन सी रेंज को मैं चेक करना चाहता हूँ या काउंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जाहिर सी बात है, हम ये सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे देखना चाहते हैं कि इसमें से कितनों में फेल हो चुका है स्टूडेंट। सो हम यहाँ से लेके इंग्लिश से, या यूँ कह लें कि G4 से लेके यहाँ से क्लिक करके हम ड्रैग कर लेंगे माउस के साथ यहाँ तक, बायोलॉजी तक। ठीक है, या आप मैनुअली भी लिख सकते हैं अगर आपको रेफरेंस याद रहे तो, यानी यहाँ से कॉलम नंबर G है और रो नंबर 4 है। सो हम G4 कॉलम, जहाँ पे बायो वाला है तो बायो वाला L4 है, तो यहाँ पे L4 लिख के कामा लगा लेंगे। यहाँ आगे कामा लगाने के बाद आगे क्राइटेरिया मेंशन करेंगे। हम कहेंगे सिर्फ वो, इस पूरी रेंज में से वो वैल्यूज काउंट होनी चाहिए जो इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हैं। सो हम यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन करेंगे। क्राइटेरिया के लिए डबल कोट्स में हमें लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ वो काउंट हो जाएं जो लेस देन हो 40 से, बिकॉज हम फेल सब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए लेस देन रखूंगा।
ये लेस देन का साइन होता है, ये लगा के आगे 40 लिख दिया और डबल कोट्स में इसको लिखना है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लेस देन 40 कोई वैल्यू नहीं मिली इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए इसने 0 यहाँ पे लिख दिया बिकॉज कोई वैल्यू नहीं थी। अच्छा, इस तरह से इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है। इसमें 3 इसीलिए आया क्योंकि हमने यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि G6 से L6 तक वैल्यूज को काउंट करो और वो वैल्यूज काउंट करो जो लेस देन 40 हैं। तो उसने वो काउंट कर ली। तो अब अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास ये देखें 32 जो है ये भी 40 से छोटा है, इसी तरह से 26 जो है वो भी 40 से छोटा है, 23 जो है वो भी 40 से छोटा है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर आ गया बिकॉज हमारा जो स्टूडेंट है हसन वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल है। ठीक है। अच्छा, अब अगला ये इस तरह से हम एक सेल में फार्मूला लिख लेंगे। लिखने के बाद हम जस्ट इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आएंगे और जब हमारा पॉइंटर इस तरह का बन जाएगा तो हम इसको पकड़ के क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो तमाम सेल्स में ये खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। इसका एक आसान हल ये भी है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ आके जस्ट डबल क्लिक कर लें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो जितनी भी लेफ्ट साइड पे आपके कॉलम्स बने हुए होंगे उन कॉलम्स के अकॉर्डिंगली ये खुद ही पूरे की पूरी ये जो कह लें कि रोज हैं ये अपडेट हो जाएंगी खुद खुद। अच्छा, अगला प्रॉब्लम हमारा ये था कि हमने ये तो एवेलुएट कर लिया कि स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल तो नहीं हुआ, अगर फेल हुआ है तो कितने सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि स्टूडेंट किस किस सब्जेक्ट में फेल हो गया है। सही, तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया है। हमने ना एक एक सब्जेक्ट को चेक किया कि क्या स्टूडेंट इसमें फेल है या इसमें फेल है या इसमें फेल है, और अगर किसी में वो फेल है तो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे हमने लिखवा लिया। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा चूंकि किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं था तो इसलिए ये आ रहा है। तो हमने देखें ज़रा फार्मूला, ये फार्मूला बार में अगर आप देखें तो ये फार्मूला लगाया हुआ है हमने। ठीक है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको दोबारा से ये करके दिखा देता हूँ। तो आइए पहले मैं आपको इसमें फार्मूला लगा के समझा देता हूँ कि किस तरह से हम फेल्ड सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में फेल हो गया है, उसके नाम किस तरह से प्रिंट कर सकेंगे। सो हमें इक्वल लगाना है यहाँ पे और इफ़ लगाना है। इफ़ लगाने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और उस ब्रैकेट में फिर हमें जो भी वैल्यू हम एवेलुएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका रेफरेंस लिखेंगे। डेफिनेटली हम एक एक सब्जेक्ट को एवेलुएट करना चाह रहे थे तो इसलिए हम इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ना वो लिखेंगे यहाँ पहले, उसका रेफरेंस यूज़ करेंगे, यानी G4। यहाँ पे रेड कलर पे नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाइट कलर में यहाँ पे सही नज़र आ रहा है। सो हम लिखेंगे G4 इज़ लेस देन 40 कामा अगर हम कहते हैं कि G4 यानी इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो लेस देन 40 हैं तो फिर यहाँ पे इंग्लिश का नाम लिख दो। जाहिर सी बात है अगर वो बच्चा इंग्लिश में उसके नंबर 40 से कम है तो इंग्लिश में फेल है तो हम फिर इंग्लिश का नाम यहाँ पे लिखवा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे फेल सब्जेक्ट्स के नाम लिखना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा इफ़ G4 इज़ लेस देन 40 तो फिर ये वाला जो हमारा सेल है ना इसमें जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट हो जाए, यानी G3 में ये नहीं तो G3 प्रिंट हो जाए। सही, और फिर हम ना कामा लगाएंगे और डबल कोट्स लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एंड, यानी यहाँ पे बात खत्म नहीं हो गई, हम कहते हैं कि अभी और इफ कंडीशंस आएंगी तो इसलिए हमने एंड लगाया यहाँ पे और हमने कहा और चेक करो इफ अगर उर्दू के जो नंबर हैं ये 85 यानी H4 वो लेस देन 40 हैं तो क्या करो। तो हमने कहा तो ये करो कि यहाँ ना पहले तो एक कामा डाल दो यहाँ पे। ये कामा क्यों डाला कि देखें अगर वो बच्चा इंग्लिश में भी फेल होता है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश का नाम आ जाएगा तो उसके बाद फिर इंग्लिश एंड उर्दू में भी फेल हो जाता है तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें कामा चाहिए होगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे कामा प्रिंट करवाया। हम कहते हैं कि अगर उर्दू में उसके नंबर 40 से कम हैं तो फिर पहले तो यहाँ पे ना कामा प्रिंट करो एक, और फिर उसके बाद हमने कहा कि जो है ना
साथ इसके सिर्फ यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि साथ हमने कहा एंड साथ ही इसके प्रिंट कर दो उसका नाम, यानी सब्जेक्ट का नाम जिसमें वो फेल है। जाहिर सी बात है उर्दू की बात कर रहे हैं हम, तो उर्दू का रेफरेंस दे देंगे हम यहाँ, यानी H3। ठीक है, H3 को यहाँ पे प्रिंट कर दो, फिर हम लगाएंगे कामा और फिर डबल कोट्स लगा देंगे। यानी हमें ना क्या करना है कि अब बस इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है बस। तो चलें हम दो सब्जेक्ट्स का पहले करके देखते हैं क्या ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। मैं एंटर दबाता हूँ, तो देखिए ये फिलहाल एम्प्टी आ रहा है। अब अगर मैं इसमें इस स्टूडेंट को इंग्लिश में से फेल करता हूँ, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि भाई 90 नंबर नहीं है आपके, सिर्फ 9 नंबर है, मैं 9 लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए इंग्लिश का सब्जेक्ट वहाँ पे आ गया। इसी तरह से अगर मैं उर्दू को मैं कहता हूँ भाई इसमें से 5 नंबर है, सिर्फ मैं 5 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखें उसके बाद 5 आ गया। अब अगर आप देखें तो इंग्लिश और उर्दू के बीच में स्पेस नहीं है, सही। तो मैं अगर इस फार्मूला को जाकर थोड़ा चेंज कर दूं, यानी यहाँ पे मैं स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अब मैं एंटर करता हूँ। स्पेस डालना था एक्चुअली यहाँ, सॉरी यहाँ पे डालना था, ये जो कामा लगाया उसके बाद, ठीक है। और अब मैं एंटर करता हूँ तो देखें कामा के बाद स्पेस ऐड हो गया, सही। तो इस तरह से यानी हमने सारे सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं। इसी तरह से हम फिर इफ कंडीशन लगाएंगे, पहले एंड लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर वही मैथ के जो मार्क्स हैं यानी ये वाला I4, और उसमें कंडीशन लगेगी लेस देन 40 है, तो फिर क्या होना चाहिए, पहले कामा प्रिंट हो, बिकॉज इसको भी तो सेपरेट करना है उससे। तो हमने कहा पहले तो कामा प्रिंट हो जाए और फिर स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, फिर डबल कोट्स लगा के फिर एंड लगाएंगे, और हमने कहा साथ ही मैथ का जो नाम है वो प्रिंट हो जाए, तो मैथ का नाम है I3 में, सही, I3 प्रिंट हो जाए। और उसके बाद फिर हमने ना कामा लगा के फिर हमने जो फॉल कंडीशन है वो लिख देनी है। फॉल कंडीशन में हमने कुछ नहीं लिखना, तो इसलिए डबल कोट्स सादा ही लगा देते हैं, बस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देते हैं और चेक करते हैं क्या ये भी काम कर रहा है कि नहीं। इसके भी हम कहते हैं कि 6 नंबर हैं, तो देखिए मैथ भी आ गया। सब हमें पता चल गया कि हमारे ये ठीक से फार्मूलाज तमाम काम कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी से बाकी तमाम भी लिख देता हूँ, और ताकि आपका टाइम बचे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि हम ना ये G3 है, H3 है, I3 जो है ना, इसको हम थोड़ा सा कह लें कांस्टेंट करेंगे। हम कहते हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, स्टैटिक कर देते हैं इसको हम चाहते हैं कि ये हमेशा यही रहे। बिकॉज आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को रेफरेंस बना के उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जब तमाम सेल्स पे वो डेटा अप्लाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस इंक्रीमेंट होता रहता है, अगला अगला रेफरेंस आता रहता है। तो हम ये G3 को चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज हम कहते हैं कि जब 9 को चेक करें तो भी G3 प्रिंट हो, जब ये 88 को चेक करे तो भी G3 प्रिंट हो, और इस तरह 32 को करे तो भी ये G3 प्रिंट हो। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है। कुछ लैपटॉप या कंप्यूटर्स में फंक्शन की दबा के F4 दबाना पड़ेगा, और कुछ के साथ फंक्शन की के बगैर ही F4 दबा दें तो ये काम करेगा। मेरे लैपटॉप पे फंक्शन की के साथ काम करते हैं, तो मैं फंक्शन F4 दबाऊंगा, तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। आप इसको अलग से वैसे भी लिख सकते हैं, यानी आपने जो हमारा कॉलम नेम है उसके शुरू में डॉलर साइन लगा देना है, और जो रो का नंबर है उसके शुरू में डॉलर साइन लगा देना है। मैनुअली भी लगा सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की है उसके साथ भी लगा सकते हैं। इसी तरह H3 के साथ भी मैं यही करूँगा, फंक्शन और F4, और I3 के साथ भी फंक्शन F4 दबा दें, फंक्शन F4 दबा दिया, ठीक है, और एंटर कर देंगे। होपफुली इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये टोटल मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स अब डायरेक्टली हमें पता है 6 सब्जेक्ट्स थे हमारे, तो 6 सब्जेक्ट्स के जो नंबर हैं वो 600 बनते हैं 100 के हिसाब से। लेकिन मैंने इसके लिए भी ये किया कि अगर कल किसी और क्लास का आप रिज़ल्ट बनाएं तो उसमें अगर सब्जेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें परेशानी ना हो, ऑटोमेटिकली यहाँ टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए मैंने काउंट का फार्मूला लगाया है। काउंट के साथ मैंने ये काम किया। सिंपल मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। हमने कहा भाई सब्जेक्ट्स को काउंट करो, हमने कहा काउंट
और रेंज बता देंगे, बस कौन सी रेंज है ये, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई की अलामत लगा के हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और एंटर कर देंगे, बस 600 आ गया, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स बहुत आसान है, इसका आपको पता ही होगा। इसके लिए सिंपली हम इक्वल लिखते हैं, सम लिखेंगे और फिर रेंज बता देंगे। रेंज के लिए मैं वही यहाँ से लेके यहाँ तक 6 के 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर लूंगा। इसका आप ये मैनुअली भी लिख सकते हैं, यानी G4 से L4 तक सम आपने लिखना है, इक्वल शुरू में जरूर डालना है और एंटर कर देंगे तो तमाम ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट इक्वल लगाना है और फिर आपने देखना है कि ऑब्टेन मार्क्स का सेल रेफरेंस यूज करना है और टोटल मार्क्स का सेल रेफरेंस यूज करना है। बस आपने ऑब्टेन मार्क्स का सेल रेफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे P4 है, सो मैं लिखूंगा P4 ओवर O4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज का फार्मूला होता है। सो मैंने एंटर किया तो ये देखें 46.3 जो है वो इसकी परसेंटेज आ गई है। आगे चलते हैं और अब हमने ना इसका स्टेटस निकालना है कि स्टूडेंट फेल है या पास है। उसके लिए मैं इसको जो पहले से लिखा हुआ इसको डिलीट कर देता हूँ और नए सिरे से लिखता हूँ। इसके लिए मैंने इक्वल लगाना है और मैं लिखूंगा इफ। आपने देखना है पहले कि हम किस चीज को बेस बना के स्टूडेंट को पास या फेल करना चाहते हैं। आम तौर पे ना हम इस परसेंटेज को बेस बना के तो स्टूडेंट को पास या फेल कर देते हैं, लेकिन इससे कुछ मसाइल आते हैं। देखें हमें पता है कि 40% वाले स्टूडेंट्स पास होते हैं। सो हम कहते हैं इफ परसेंटेज, यानी ये जो है ना Q4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, देन हम कहेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे कि ये स्टूडेंट पास है अदरवाइज फेल है। डबल कोट्स में हमें लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये लिखने का इस तरह से तरीका है। पहले बड़ा सिंपल है, वैसे उर्दू में भी अब अगर आप पढ़ें तो हम कहेंगे कि अगर Q4 जो है वो ग्रेटर देन Q4 में जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन या इक्वल है 40 के, तो स्टूडेंट पास है। अगला कामा जो है उसको कंसीडर कर लें, वरना वो फेल है। और बस इनको डबल कोट्स में पैक करना है और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा मुश्किल, और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट पास है फिलहाल, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे उसके फेल्ड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंग्लिश उर्दू मैथ में वो फेल है, तो यहाँ पे वो कैसे पास हो गया? इसीलिए हम कभी भी परसेंटेज की बेस पे स्टूडेंट को पास फेल नहीं करते, बल्कि हमने ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम इसीलिए बनाया है फेल्ड सब्जेक्ट्स का। सो हम इसको बेस बनाएंगे फेल्ड सब्जेक्ट्स को। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन फॉर्मूला वही लगाएंगे लेकिन रेफरेंस चेंज कर देंगे। हम कहेंगे इफ दिस वन, यानी फेल्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो इक्वल टू 0 है ना, तो फिर स्टूडेंट पास है, पास, अदरवाइज फेल। डेफिनेटली फेल्ड सब्जेक्ट्स, सॉरी यहाँ पे फेल लिखना था। देखें अब M4 अगर तो 0 है, इट मीन के स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, हमने एक एक को चेक किया हुआ है, तो इसलिए फिर वो पास होना चाहिए। और अगर ये 0 नहीं है, 1 2 3 5 कोई भी ऐसी वैल्यू है यहाँ पे, तो इस मीन के स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो इसका मतलब है वो ओवरऑल भी फेल ही है। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया और एंटर करेंगे तो अब देखेंगे स्टूडेंट आपको फेल मिलेगा। अच्छा, अब अगर आप इसको पास कर देते हैं, जैसा कि पहले ये पास था 98 कर दिया, यहाँ पे 86 कर दिया, यहाँ पे 67 कर दिया, तो देखिए अब ये पास है। एक भी सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाएगा तो ये फेल कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए इंग्लिश में मैं अगेन इसको 6 करता हूँ तो फिर ये फेल हो गया, सही, और इंग्लिश का नाम भी यहाँ पे आ गया। और अगर आप एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको पास करता हूँ 56 मार्क्स देखें तो ये स्टूडेंट ये जो है ना इसमें ये रेड कलर आ रहा है और मुझे चाहिए ये ग्रीन कलर, और उसमें ये लिखा हुआ है पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये हो जाए। मैं चाहता हूँ अगर पास्ड इन सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ भी हो तो ये बच्चा, ये जो सेल है ना ये रेड कलर में आए, और अगर पास है तो फिर ग्रीन में आए। ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है इस पे,
मैंने ना इसको पहले से इसको कर लिया हुआ है, यहाँ से इसका बैकग्राउंड रेड कर लिया हुआ है और उसके टेक्स्ट का कलर वाइट कर, ठीक है। तो इसलिए, और उसके बाद मैंने इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मैंने यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में जाके मैंने कहा टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पे मैंने लिखा इसको कि अगर इसमें आता है पास्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो इस जो है ना फिल कर दो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट और ओके। तो देखें ये फिलहाल रेड है बिकॉज इसमें वो वाला जो टेक्स्ट है जो मैंने कहा था वो नहीं आया। सो मैं इसमें लिख देता हूँ पास्ट इन ऑल सब्जेक्ट से लिखा हुआ आ गया खुद ब खुद ही, तो मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही देखिए एंटर किया तो खुद ब खुद ये ग्रीन हो गया, मैंने नहीं इसको किया। लेकिन मसला ये है कि जब मैंने इसको पास इन ऑल सब्जेक्ट्स किया तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल करता हूँ फिजिक्स में, तो अब वहाँ पे वो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फार्मूला जो हमने लगाया हुआ था पहले, उस फार्मूला के साथ ही कुछ और चीज़ें ऐड करना थी। तो दरअसल मैंने 3 सब्जेक्ट्स ही चेक किए थे आपके साथ, बाकी भी हम इसी तरह से चेक कर लेंगे और वो करने के बाद सबसे आखिर में जाएंगे और फिर मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि अगर ये स्टूडेंट इफ ये सब्जेक्ट फेल्ड सब्जेक्ट जो हैं उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो फिर क्या होना चाहिए कि फिर होना चाहिए कि यहाँ पे प्रिंट हो जाए पास्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। वरना यहाँ पे कुछ भी प्रिंट ना हो, सो मैं डबल कोट्स लगा दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, बस इतना ही काम था। देखिए मैंने कहा ये सारा कुछ तो चेक करो, लेकिन उसके बाद ये करो कि अगर M4 जो है वो लेस देन 1 है यानी 0 है, तो फिर पास इन ऑल सब्जेक्ट्स कर दो। जाहिर सी बात है ये 0 होगा तो ही बच्चा सब में पास होगा ना, अदरवाइज फिर कुछ भी ना करो और खाली छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया तो देखें अब यहाँ पे पास इन ऑल सब्जेक्ट्स आ रहा है। अब मैं अगर इसको किसी सब्जेक्ट में फेल करता हूँ जस्ट लाइक उर्दू में, तो मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे उर्दू आ गया फेल। और इसी तरह से अगर मैं इंग्लिश में फेल करता हूँ 4 लिख के, तो ये देखें इंग्लिश एंड उर्दू दोनों आ गया। तो अगर मैं इनको वापस पास कर देता हूँ दोनों में, तो फिर पास इन ऑल सब्जेक्ट्स आ गया। सही है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है सारा, और मेरे ख्याल से इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर भी करवा दी हैं। मतलब फेल्ड इन ऑल जो फेल्ड सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमने देख लिए किस तरह से होंगे, ऑब्टेन मार्क्स भी हमने देख लिए, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी। हाँ ग्रेड रह गया, लेकिन उससे पहले पास फेल भी हमने देख लिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि पास फेल जो है वो हमने यहाँ पे जो पास सब्जेक्ट्स थे उनकी बेस पे हमने उसका स्टेटस निकाला है। ग्रेड जो है वो भी निकालना बहुत आसान है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। ये देखें एक इफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम हम यूज़ करेंगे। मैं ये सारा मिटा के दोबारा लिख के आपको समझा देता हूँ। ये देखें हमने लिखना है इफ, डेफिनेटली हम परसेंटेज को बेस बनाएंगे, परसेंटेज की बेस पे ग्रेड निकलता है, सो हम कहेंगे परसेंटेज वाला खाना जो है यानी Q4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, तो इसका ग्रेड होना चाहिए A+। डबल कोर्स में पैक करके कामा लगा देंगे और फिर वही इफ लगाएंगे, बस बार बार ऐसे इफ लगाते जाएंगे। हम कहेंगे इफ Q4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, तो फिर ये होना चाहिए इसका जो ग्रेड है वो A होना चाहिए। फिर इफ लगाएंगे, फिर कहेंगे Q4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो ये जो इसका ग्रेड है वो B होना चाहिए। फिर कामा, फिर इफ, फिर Q4 सॉरी ब्रैकेट लगाना थी, Q4 is greater than or equal to 60, देन इसका जो ग्रेड है वो C होना चाहिए। फिर इफ लगाएंगे और कहेंगे कि Q4 is greater than or equal to 50,
तो इसका ग्रेड जो है बी होना चाहिए, ना डी होना चाहिए एक्चुअली, नॉट बी, डी। और अगर उसका जो ग्रेड है वो ग्रेटर देन Q4 यानी ग्रेटर देन है या इक्वल है 40 के, तो फिर उसका ग्रेड होना चाहिए ई। ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई भी सूरत हाल होती है यानी 40 से कम होता है, तो फिर बस हम यहाँ पे ना कुछ भी कंडीशन नहीं लगानी, हम जस्ट एफ लिख देंगे। यानी ये सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली, अगर ये ट्रू नहीं होती, इससे हटके कोई भी सूरत हाल है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये इसका ग्रेड एफ होगा। तो डेफिनेटली इन सबसे हटके जो कंडीशन होगी वो सिर्फ यही होगी कि 40 से छोटा, तो 40 से छोटे वाला पास फेल होता है। सो हम इसको जितनी ब्रैकेट्स हमने खोलनी थी इफ के साथ वो सारी क्लोज करेंगे। जैसे जैसे क्लोज करते जाएंगे वो हाईलाइट भी होती जाएंगी। सो हमें पता चल जाएगा ये सारी क्लोज हो गई हैं ब्रैकेट्स, और मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए इसका ग्रेड जो है वो बी है। अब इसी को पकड़ के मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लूंगा तो बाकी तमाम के भी ग्रेड्स जो हैं हमें मिल जाएंगे। होपफुली ये सारा आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा, वो ये कि मैंने ये सारा डेटा जो है वो चैट जीपीटी से जनरेट करवाया हुआ है, और आप भी इस तरह से करवा सकते हैं चैट जीपीटी से जनरेट। और ये जो सीरियल नंबर है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है अक्सर। आमतौर पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1 फिर 2 और फिर इन दोनों को पकड़ के हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ, तो ये सारा जो भी हमारी सीरियल नंबर है वो जनरेट हो जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने यहाँ से किसी रो को डिलीट कर दिया, सपोज करें ये आयशा को आपने डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, पूरी रो को मैंने डिलीट कर दिया, तो अब देखें 1 2 3 4 नहीं आ रहा बल्कि 5 आ रहा है। सो अब मुझे लिस्ट दोबारा से अपडेट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे जाके लिखेंगे इक्वल रो, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से उतनी तमाम रोज जो ऊपर हमने छोड़ी हैं, यानी 1 2 3 रोज छोड़ के चौथी रो में हमने लिखना शुरू किया है, तो इसलिए -3 कर देंगे। ठीक, और फिर एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया है। अब इस 1 को आप पकड़ के नीचे की तरफ खींच लें। ये देखिए लिस्ट बनती जा रही है आपकी, और ये यहाँ तक मैंने 20 तक इसको ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कोई भी इसमें से वैल्यू डिलीट करते हैं, कोई रो डिलीट करते हैं, तो बाकी लिस्ट खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। सपोज करें यहाँ से आयशा को ही मैं अगेन रिमूव करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया, तो देखें बाकी लिस्ट खुद ही अपडेट हो गई 1 2 3 4 5 और एंड पे 19 रह गया हमारे पास, पहले 20 थे। सो मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो रो मेरी दोबारा आ जाएगी और देखें अभी 20 हो गए। तो इस तरह से आप यानी ये वाला फंक्शन लगा के रो पैरेंथेसिस -3 लगा के आप ये लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बार बार सीरियल नंबर अपना जो है वो अपडेट नहीं करना पड़ेगा। लें जी, ये रिज़ल्ट शीट मैंने आपको तैयार करना बता दी है किस तरह से बना सकते हैं, और ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आप इसको बना के दोबारा मुझे सेंड कर सकते हैं कंप्लीट करके। वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं ये रिज़ल्ट कार्ड अगली वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।